Good afternoon, everyone. लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर किया था। इस चैप्टर में अब एक टॉपिक और रह जाता है, स्क्रू गेज। वो कर लेते हैं, फिर डाउट्स वगैरह देखेंगे ना। लास्ट जो होमवर्क दिया था उसमें डाउट है क्या? वर्नियर कैलिपर पे लास्ट टाइम होमवर्क दिया था। नहीं है? ओके, ठीक है। तो अब स्क्रू गेज स्टार्ट करते हैं ना। सीधे सब लास्ट में देखते हैं ना। ये हो जाने दो, थोड़ी देर का ये स्क्रू गेज, वो हो जाने दो, फिर डाउट देख लेंगे। तो ये जो स्क्रू गेज होता है, इससे हम लोग वर्नियर कैलिपर के कंपेरिजन में और ज्यादा प्रिसीजन से रीडिंग ले सकते हैं। हमें पता है कि स्केल से हम कितना ले पाते हैं, 1 mm तक। वर्नियर कैलिपर से 0.1 mm तक। स्क्रू गेज से हम, जो नॉर्मल स्क्रू गेज रहते हैं, उनसे 0.01 mm तक हम इस रीडिंग ले पाते हैं। तो अब स्क्रू गेज के का पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पे स्क्रू गेज जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। इसको रब कर देते हैं ना, थोड़ा जगह चाहिए होगी। तो कोई स्क्रू गेज कुछ इस टाइप का होता है। इसमें ये दो यहाँ पे जॉ होते हैं। ये स्क्रू टाइप का है ना, ये आगे मूव कर सकता है। ये वाले को हम बोलते हैं फिक्स जॉ। ये स्क्रू होता है ना, जो कि यहाँ पे ये पीछे रैचेट एक होता है, उसको मूव कराने से ये रैचेट होता है, इसको हम रोटेट कराते हैं तो ये स्क्रू मूव करता है। जिस भी चीज की रीडिंग लेनी होती है उसको हम यहाँ पे बीच में रखते हैं ना, और रैचेट को घुमा के इन दोनों के बीच में टाइट कर देते हैं ना, वो फिट हो जाएगा। फिर रीडिंग लेते हैं। रीडिंग में देखो क्या क्या होगा। यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन होती है, उस पे जैसे स्केल में डिवीजन बने रहते हैं वैसे बना रहता है। और यहाँ पर सर्कुलर स्केल होता है ना, इस पे भी डिवीजन बने रहते हैं। इसको हम बोलते हैं, ये जो लाइन है ये रेफरेंस लाइन है, और इस पे जो डिवीजन बना है वो मेन स्केल है ना, और यहाँ पे जो स्केल बना रहेगा उसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं।
ये देखो यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है, ये ऊपर से हॉलो सिलेंडर होता है ना, ये हॉलो सिलेंडर में अंदर से स्क्रू गया हुआ होता है। जब हम रैचेट को घुमाते हैं तो ये रैचेट और ये वाला सर्कुलर स्केल यहाँ पे मूव करता है। मेन स्केल पे ये सर्कुलर स्केल मूव कर सकता है ना। ये जो वर्टिकल लाइन है सर्कुलर स्केल की, ये पूरा पार्ट इस पे ऐसे मूव कर रहा होगा जब आप रैचेट घुमाओगे, और स्क्रू मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये कुछ इसका इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन होता है ना। इसमें कुछ कुछ नाम, ये जैसे होता है फिक्स्ड फ्रेम है, ये मूव नहीं करता ना, ये अपनी जगह रुका हुआ रहता है। तो ये नोट कर लो पहले, ये डायग्राम बना लो, फिर इसको समझाता हूं ना। थोड़ा सा इसको और चेंज कर दूं। ये देखो, ये जो सिलेंडर है ना, इसको स्लीव बोलते हैं। ये जिस सिलेंडर पे ये बना हुआ है वही स्लीव है ना। सारे इसमें टर्मिनोलॉजी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जो काम का है बस वही याद रखो ना। वो सब कहीं यूज नहीं होगा, उसका कोई यूज नहीं है। ये जितना मैंने लिखा उतने से आपका काम हो जाएगा। हाँ, ये मूवेबल वाला जो है ये स्क्रू है। फिर देखो यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, पिच। पिच देखो हम किसको बोलते हैं, जब हम यहाँ पे इस रैचेट को घुमाएंगे ना, तो इससे ये स्क्रू कनेक्टेड है ना, वो भी रोटेट करेगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना ये स्क्रू आगे बढ़ जाएगा, उस डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं ना। पिच क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू वन इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अब देखो, जनरली ये पिच जो होता है, ये जो मेन स्केल होता है उस पे जो ये एक डिवीजन है इसके बराबर होता है जनरली। कुछ नहीं दिया होगा तो हम यही मान के चलेंगे, और ये नॉर्मली एक डिवीजन कितना होता है, 1 mm। तो मोस्ट ऑफ द केस में हमें यही 1 mm होता है। बट अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया है तो हम फिर वो लेके चलेंगे ना। ना जनरली इट विल बी इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन, जिसको हम लोग बोलेंगे MSD ना। पिच की वैल्यू जनरली MSD के बराबर होती है।
फिर हम लोग स्क्रू गेज के लिए लीस्ट काउंट डिफाइन करते हैं। अब देखो ये लीस्ट काउंट क्या होता है। देखो यहाँ पे हम इसको इस हिसाब से बनाए रहते हैं कि जब एक कंप्लीट रोटेशन होगा, एक कंप्लीट रोटेशन में ये कुछ आगे गया तो वो कितना आगे गया, मान लो 1 mm, जितना मेन स्केल डिवीजन है उतना आगे गया। अब अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन को अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन को यहाँ सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन में डिवाइड कर दें, कुछ डिवीजन्स में डिवाइड कर दें, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट डिवीजन मतलब सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन आपने रोटेट किया है। अगर सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन रोटेट किया तो ये 1 mm आगे गया, तो एक डिवीजन रोटेट करने पे कितना आगे जाएगा ना, वो हमारा लीस्ट काउंट होगा। समझो बच्चों, एक कंप्लीट रोटेशन को हम सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन बना देंगे, तो हम बोलेंगे जब एक कंप्लीट रोटेशन हुआ मतलब सर्कुलर स्केल पे जितने भी डिवीजन थे, मान लो 100 है, तो 100 डिवीजन जब हम रोटेट कर रहे हैं तब ये 1 mm आगे जा रहा है, तो एक डिवीजन में कितना आगे गया उसको बोलेंगे लीस्ट काउंट। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं लीस्ट काउंट को, पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सी एस मतलब सर्कुलर स्केल है ना, सी एस मतलब यहाँ पे सर्कुलर स्केल। इसका प्रिंसिपल समझ आ रहा है। आपने इसमें क्या किया, जो ये 1 mm आगे जा रहा था तो उसको आपने कुछ सर्कुलर स्केल पे डिवीजन में डिवाइड कर दिया है। 100 डिवीजन पे अगर 1 mm आगे गया तो 1 डिवीजन में कितना आगे जाएगा, 1/100। तो ऐसे करके आप 0.01 mm तक लीस्ट काउंट ले आओगे। अब देखो इससे हम रीडिंग कैसे लेंगे, ये नोट हो गया होगा। श्रेयस क्या रिपीट करना है। हाँ, मैं देखो ये बोल रहा हूं कि जब ये एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो सर्कुलर स्केल इसके साथ साथ रोटेट करता है, रैचेट के साथ ये सर्कुलर स्केल, और स्क्रू मूव करता है ना, स्क्रू भी रोटेट करता है। ये वाला पार्ट फिक्स रहता है ना, ये उस पे रोटेट करता हुआ ये पार्ट इस पे मूव करेगा और ये स्क्रू मूव करेगा ना। तो 1 मिनट रुकना। हाँ, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एक कंप्लीट रोटेशन में, हाँ बाकी सब फिक्स है। देखो यहाँ पे ये जो सर्कुलर स्केल रैचेट और ये स्क्रू वो इंटरनली अटैच है ना। तो ये जब रोटेट करेगा तो ये रोटेट करेगा और ये अंदर से स्क्रू मूव करेगा ना, वो इंटरनली अटैच है। ऊपर से ये हॉलो सिलेंडर है ना, ये वाला पार्ट हॉलो सिलेंडर है, अंदर से स्क्रू गया हुआ है, वो जाकर के यहाँ कनेक्टेड है। हाँ भावेश, अगर आप 1000 डिवीजन बना दो तो लीस्ट काउंट और कम हो जाएगा, लेकिन 1000 डिवीजन इस पे जब बनाओगे तो उसके लिए फिर वो रीडेबल होना चाहिए ना, आपको इसका सरकमफेरेंस बड़ा रखना पड़ेगा ना। बड़े सरकमफेरेंस पे आप 1000 डिवीजन बना पाओगे, छोटे सरकमफेरेंस पे 1000 बनाओगे तो पढ़ते नहीं आएगा ना। हमारे आय से भी देखने आना चाहिए ना, बहुत पास पास डिवीजन होंगे तो हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है।
लीस्ट काउंट देखो, जिनको अभी नहीं समझ आ रहा है वो याद कर लो। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ना। 100 डिवीजन अगर घूमने पर ये 1 mm आगे जाएगा तो हम लीस्ट काउंट बोलेंगे 1/100, मतलब 0.01 mm। फिर जब ये यूज करोगे तो धीमे धीमे समझ आ जाएगा ना, अभी प्रॉब्लम वगैरह करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब देखो इससे हम रीडिंग कैसे लेते हैं ना। रीडिंग लेना होगा तो उसके लिए कल मैंने मेन स्केल डिवीजन को स्मॉल एन से दिखाया था ना, किसी से भी दिखा सकते हैं ना, स्मॉल एन या कैपिटल एन। स्मॉल एन तो वही लिखता हूं जो कल दिखाया, तो वही लिखता हूं, स्मॉल एन इंटू एम एस टी प्लस कैपिटल एन इंटू लीस्ट काउंट। जो देखो कल हमने फॉर्मूला देखा था वही सेम फॉर्मूला स्क्रू गेज के लिए भी लगाएंगे रीडिंग निकालने के लिए ना। ये जो भी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग होगी एन यहाँ पे बता रहा है मेन स्केल रीडिंग। सिद्धेश थोड़ा धैर्य रख भाई। मेन स्केल रीडिंग और कैपिटल एन यहाँ पे बता रहा है सर्कुलर स्केल रीडिंग। यहाँ वर्नियर कैलिपर में तो वर्नियर स्केल होता था, यहाँ सर्कुलर स्केल है, तो कैपिटल एन यहाँ पे सर्कुलर स्केल की रीडिंग बताएगा। अब देखो ये मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ये दोनों जॉ टच कर रहे होंगे, जब दोनों जॉ टच कर रहे होंगे तो बीच में कुछ नहीं है ना, तो उस टाइम पे ये जो सर्कुलर स्केल वाला ये लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये यहाँ पे होगा एग्जैक्टली ऐसे ना। जब दोनों जॉ टच कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा। रेफरेंस लाइन का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 ऐसे आ रहा होगा ना। इस पे एक भी डिवीजन दिख नहीं रहे होंगे ना, सारे डिवीजन इसके अंदर होंगे, और सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के सामने होगा। ठीक है, फिर जैसे ही आप कुछ भी यहां डाल करके उसकी रीडिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे, आप रैचेट को घुमाओगे तो ये स्क्रू पीछे मूव करेगा ना। तो मान लो आपने कोई चीज का साइज मेजर करना था, तो मान लो कोई आपने ऐसे यहाँ पे प्लेट रख दी, उसकी आपको थिकनेस मेजर करनी है, तो आपने इसको पीछे जब मूव कराया इसको रोटेट करके, तो यहाँ जितने डिवीजन ओपन आ जाएंगे ना, ये पीछे मूव करेगा ना, 0 से पीछे मूव करेगा, तो ये जितना होगा उतना वो पीछे मूव कर जाएगा। यहाँ पे तो ज्यादा डिवीजन है ना, कम डिवीजन के बराबर वो मूव कर जाएगा। तो इसको मतलब जितनी ये लेंथ है उतने डिवीजन के बराबर ये पीछे चला जाएगा। तो जब आप रीडिंग ले रहे होगे तो आपको ऐसा डायग्राम दिखने लग जाएगा। सर्कुलर स्केल पे अब आपको कुछ डिवीजन दिख रहे होंगे, ये नॉर्मल जैसे स्केल पे डिवीजन होते हैं वैसे ही बनेगा ना। 0, 1, 2 सेंटीमीटर में होंगे, बीच में mm वाले डिवीजन बने होंगे। और इसका सर्कुलर स्केल रेफरेंस लाइन ये होगा, और सर्कुलर स्केल मान लो रेफरेंस लाइन के सामने सर्कुलर स्केल का कोई डिवीजन आ जाएगा। तो इस पे जितने भी डिवीजन दिख रहे हैं वही हमारा स्मॉल एन है। और रेफरेंस लाइन के सामने, भावे सब वीडियो देख लेना यार, मेरे को थोड़ा पढ़ाने दो, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं। इस पे जितने डिवीजन दिख रहे होंगे वो सब मेन स्केल रीडिंग होगा, और सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन इसके सामने आएगा रेफरेंस लाइन के सामने, वो सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा। ठीक है, समझो मेन स्केल रीडिंग क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन विजिबल ऑन मेन स्केल, जितने डिवीजन दिख रहे हैं वो सब ही मेन स्केल रीडिंग है। और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है, डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल which is in line with
रेफरेंस लाइन। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? जब भी आप कोई चीज बीच में फिट करोगे, एक चीज थोड़ा यहाँ पे स्क्रू को, यहाँ देखो इतना डिवीजन दिख रहा है तो स्क्रू को थोड़ा छोटा दिखाता हूं ना। कोई चीज यहाँ पे फिट हो गई है, तो जितना ये लेंथ होगी उतनी लेंथ यहाँ पर ये पीछे चला गया होगा ना, तो ये इतने डिवीजन दिखने लग गए हैं। तो यहां से पूरा वो यहां तक आया, तो आपको इतनी लेंथ टोटल चाहिए। समझो ना, पहले ये वाली लाइन जो थी वो यहाँ पे थी, जितनी इसकी लेंथ होगी उतना वो पीछे हट गया, तो आप यहां तक आ गया है, तो यहां से यहां तक की लेंथ आपकी रीडिंग है। तो वो आप निकालोगे कैसे? जितने डिवीजन दिख रहे हैं वो निकाल लोगे, और ये जो दिख रहा है, जो ये वाला पार्ट, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, मान लो ये हमारा ए है, ये बी है, और ये वाला लेंथ सी है। तो ए से बी तक का तो आप स्मॉल एन काउंट करके निकाल लोगे, बी से सी तक निकालना होगा, तो सर्कुलर स्केल पे आप देखोगे कितने डिवीजन रोटेट हुआ है। हमें पता है कि अगर 100 डिवीजन पूरे रोटेट हो जाएगा वो, तो पूरा ये एक डिवीजन ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो अभी 50 डिवीजन ही ओपन हुआ है, तो मतलब ये आधा रहा होगा, 1 mm का आधा रहा होगा। समझो? तो आप यहां पे क्या कर रहे हो, ये जब आप रीडिंग ले रहे हो तो आपने क्या किया, स्मॉल एन टू एन इंटू MSD किया, तो उससे ये लेंथ आ गई। और ये लेंथ निकालने के लिए आपने देखा सर्कुलर स्केल कितने डिवीजन घूम गया है। आपको पता है अगर वो n डिवीजन घूमा है तो n इंटू लीस्ट काउंट, वो कितनी डिस्टेंस मूव हुआ होगा वो पता हो गया। एक डिवीजन में कितना जाएगा, लीस्ट काउंट के बराबर, तो n डिवीजन में कितना जाएगा, n इंटू लीस्ट काउंट, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी जो स्मॉल n के बाद वाला दिख रहा है। तो इससे आपको रीडिंग मिल जाएगी। अगर श्रेयस देखो, हर एक इंस्ट्रूमेंट का इसीलिए कुछ ना कुछ एरर होता है ना, लीस्ट काउंट के बराबर वहां परमिसिबल एरर होता है। हो सकता है वो दो डिवीजन के बीच में आ जाए, तो जो क्लोजेस्ट होगा वो लेके आप कर दोगे, और उतना का आप मान के चलोगे कि एरर है। लीस्ट काउंट के बराबर हमेशा एरर पॉसिबल होता है। समझ आ रहा है सभी को? सेम सारा फॉर्मूला है जो कल का था ना। यहाँ पे स्मॉल एन मेन स्केल रीडिंग है, कैपिटल एन सर्कुलर स्केल रीडिंग है, कैपिटल एन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सर्कुलर स्केल का डिवीजन देखना है। आपको देखो, मेन स्केल रीडिंग तो यहाँ डिवीजन देख के काउंट कर लेना है। सर्कुलर स्केल के लिए ये जो रेफरेंस लाइन होगी उसके सामने यहाँ देखना है कौन सा डिवीजन है। अगर वो दो डिवीजन के बीच में आ रही है तो कोई एक पास वाला काउंट करेंगे ना। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन हमें नहीं आएगा, हम मोस्टली कोई ना कोई कॉन्साइड करा ही के दिया जाएगा, क्योंकि वो तो एरर होगा, फिर वो थोड़ा एरर तो रहेगा ही, तो वो नहीं ऐसा रहता है नॉर्मली। हाँ, बाकी सब वैसे ही है, जीरो एरर इसमें भी होता है। यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो लेना रहेगा ना, इसका नंबर। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ आएगा, ये नोट कर लो पहले। ये नोट हो गया। चलो हम लोग अब एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम में फिगर चाहिए तो हम इलुस्ट्रेशन ही करेंगे। इलुस्ट्रेशन 26 देखो सभी, इलुस्ट्रेशन 26 पेज नंबर 2.15 पर। जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं।
डायग्राम में मेनली हमें मेन स्केल और सर्कुलर स्केल दिखाना है ना, बाकी चीजें काम की नहीं है। देखो इसमें रेफरेंस लाइन में ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, ये 0 हो गया, 0 के बाद 1 1 mm के बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, फिर एक डिवीजन है, और यहाँ पर इसके बीच में भी डिवीजन बनाए गए हैं। ऐसे कुछ दिया हुआ है। अब देखो इसमें बोला गया है कि जो मेन स्केल डिवीजन है वो 1/2 mm का है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर ये हमने 1 mm दिखाया और बीच में ये हाफ में एक और डिवीजन बना दिया है ना, तो ये अब 1/2 mm के डिवीजन रह गए हैं। ऊपर वाला देखो 1 mm है, लेकिन ये ऊपर वाला और नीचे वाले का बीच का गैप देखोगे तो ये 1/2 mm है। तो हमें दे दिया गया है मेन स्केल डिवीजन क्वेश्चन में 1/2 mm है, और यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि इधर कोई 10th डिवीजन है और इसके सामने 14th वाला डिवीजन आ रहा है। यहाँ पे 14 डिवीजन इस लाइन के सामने है, और बोल दिया गया है कि सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन है 50, और पिच हमें दिया हुआ है इन 1 कंप्लीट रोटेशन डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू दिया हुआ है, मतलब पिच दिया हुआ है हमें 1/2 mm। तो हमें रीडिंग बतानी है ना, तो अब हम लोग क्या क्या करेंगे रीडिंग निकालने के लिए ना, यहाँ पे जो भी रीडिंग होगी वो क्या होगी, स्मॉल एन इंटू MSD प्लस कैपिटल N इंटू लीस्ट काउंट। स्मॉल एन कितना डालेंगे, यहाँ पे कितने डिवीजन दिख रहे हैं, ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे गड़बड़ हो गया बनाने में, इसके बाद एक नीचे भी बनाना था यहाँ पर। और डिवीजन हम देखो काउंट कहाँ से करेंगे, 0 के बाद से करेंगे ना, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिवीजन दिख रहे हैं, तो वो हम काउंट कर लेंगे ना। तो 13 इंटू मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.5 mm का, ये सब में है ना, प्लस पहले यहाँ लीस्ट काउंट हम अलग से निकाल लेते हैं, लीस्ट काउंट कितना होगा, पिच पिच कितना है 1/2 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो ये कितना आ गया 1/100, मतलब 0.01 mm। तो यहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे, सर्कुलर स्केल पे रीडिंग 14 वाली डिवीजन सामने है, 14 दिख रहा है ना डायग्राम में, 14th इंटू लीस्ट काउंट 0.01, तो ये हो जाएगा 6.5 mm प्लस 0.14 mm।
तो इनको ऐड करके बोल सकते हैं 6.64 mm। ठीक है, सबको करना है या कैसे करना है? इसमें रीडिंग लेना आसान होता है, वर्नियर कैलिपर से कंपैरिजन में स्क्रू गेज आसान है। इस पे रीडिंग लेना आसान है ना, देखो जितने मेन स्केल पे डिवीजन है वो ले लो, सर्कुलर ये रेफरेंस लाइन के सामने जो है वो ले लो। फिर देखो जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर और जीरो करेक्शन पढ़ा था, वही सेम चीज यहाँ पे भी होगी। यूज करते करते ये रब होते रहते हैं तो इसमें भी जीरो एरर आता है। तो जीरो एरर क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। जीरो एरर देखो क्या है, अगर दोनों जो आपस में टच कर रहे हैं, जब दोनों जो आपस में टच कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें रीडिंग क्या मिलनी चाहिए, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल दोनों की रीडिंग जीरो मिलनी चाहिए ना, क्योंकि कुछ भी नहीं है अभी बीच में। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सर्कुलर मेन स्केल का जीरो जस्ट यहाँ होना चाहिए और सर्कुलर स्केल का जीरो यहाँ होना चाहिए ना, रेफरेंस लाइन के सामने ऐसा होना चाहिए। अभी स्मॉल एन भी जीरो आना चाहिए, कैपिटल एन भी जीरो आना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, ये यूज करते करते ऐसा हो नहीं पाता है ना। कई बार क्या होता है कि जब आप दोनों जो टच कर रहे हैं उस टाइम पे भी आपको ऐसा दिख रहा है, ये जीरो थोड़ा आगे है और यहाँ पे मान लो ये जीरो यहाँ पे कहीं आ गया ना, मान लो फोर्थ डिवीजन इसके सामने है, तो शुरू में ही कुछ रीडिंग मिल रही है ना। अगर शुरू में ही कुछ रीडिंग मिल रही है तो ये जो रीडिंग मिल रही है एक्स्ट्रा रीडिंग है ना, इसको कैसे निकालोगे इस रीडिंग को? अभी मेन स्केल रीडिंग कितनी है, जीरो ना, यहाँ पर जीरो बस है। और इसका फोर्थ डिवीजन, जो भी डिवीजन सामने होगा वो कुछ भी नंबर हो सकता है, एन इंटू लीस्ट काउंट। तो ये प्लस में एक रीडिंग मिल रही है, इसको हम बोलेंगे ये यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी था कि वो मेन स्केल के जीरो के आगे निकल जाता ना, मेन स्केल का जीरो अंदर दब गया है ना। अब ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा ना, मैं रब कर दे रहा हूं क्योंकि वो डायग्राम में वो दिखा नहीं सकता। वो अंदर दबा हुआ है मेन स्केल का जीरो ना, और सर्कुलर स्केल का जीरो कहीं यहां पर है ना। इसके सामने मान लो कोई 95th वाला डिवीजन है। अगर देखो ये जीरो अगर नीचे को जाएगा तो यहाँ पे वो नीचे आने पर इसके सामने 1 2 3 4 आना शुरू होगा, और अगर ये ऊपर चला जाएगा तो घूम करके इधर नीचे के साइड में क्या होंगे, 99 98 ये वाले डिवीजन होंगे ना। यहाँ पे देखो डिवीजन में ऐसे नंबरिंग रहती है 1 2 3, और घूम के पूरा सर्कल कंप्लीट करते हुए नीचे से जब आ रहा होगा तो 99 98 ऐसे चल रहा होगा। अगर ये जीरो नीचे आया तो इसके सामने थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई डिवीजन होगा। लेकिन अगर ये जीरो ऊपर दिख रहा है तो इसके सामने 95 94 कोई ऐसा डिवीजन दिख रहा होगा ना। तो जब मेन स्केल का जीरो विजिबल नहीं होगा तो वहां पे कौन सा जीरो एरर होगा, निगेटिव जीरो एरर, ये आगे निकल गया है ना, तो वो रीडिंग कम हो गई है। अब जीरो आने में ही पहले आपको थोड़ा स्क्रू मूव कराना पड़ेगा, तो वो रीडिंग में मतलब कम करके दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे आप रीडिंग कैसे निकालोगे, आप मान लोगे कि यहाँ पे आगे -1 वाला डिवीजन है, अंदर जीरो है, जीरो के बाद इधर कौन सा अगला आता, -1 आता ना, याद है ना, जीरो ऐसे है, इधर 1 2 ऐसे है, तो यहाँ मान सकते हो -1 वाला है, इमेजिन कर सकते हैं ऐसे ना। तो हम यहाँ पे एरर क्या बोलेंगे, -1 इंटू MSD प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट।
ठीक है, क्लियर है सभी को? नोट कर लो इसको। तो मतलब जो जीरो एरर होगा वो दो टाइप का होगा, पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर। पता कैसे करोगे? अगर मेन स्केल का जीरो दिख नहीं रहा है तो उसका मतलब वहां निगेटिव जीरो एरर है, अगर मेन स्केल का जीरो दिख रहा है तो वहां पॉजिटिव जीरो एरर है। फिर देखो, जैसे हमने देखा था जीरो करेक्शन पीछे, वैसे यहाँ पे भी होगा। जीरो करेक्शन जो होगा वो बराबर होता है माइनस ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे और जीरो करेक्शन हमेशा ऐड करेंगे। बात एक ही है, चाहे जीरो करेक्शन के टर्म में बात कर लो या जीरो एरर के टर्म में बात कर लो। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? तो अब इलुस्ट्रेशन के ही दो प्रॉब्लम और कर लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा ना जीरो एरर वगैरह कैसे करना है। तो आप सभी लोग इलुस्ट्रेशन नंबर 27 अब ट्राई करो। डायग्राम दिया हुआ है, वो आपको देख करके करना है। नए बच्चे जो भी हैं उनको अभी तक बुक मिली कि नहीं? पूर्व ये सलोनी बाद में आई थी, बुक पहुंची तेरे पास? कहाँ गई? क्या नाम है इसका? सलोनी, हाँ। सलोनी अभी नहीं आई है। ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूँ ना। जल्दी लिखो सिद्धेश। अब देखो इलुस्ट्रेशन नंबर 27 में हमें देखो बोला गया है कि पहले जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं तो क्या स्केल पे दिख रहा है? जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं तब हमें ऐसा कुछ दिख रहा है, मेन स्केल का जीरो दिख रहा है। और इसके सामने कौन से नंबर का डिवीजन है? एक सेकेंड, 1 2 3, थर्ड नंबर का डिवीजन इसके सामने है ना। जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं तब आपको ऐसा फिगर दिया हुआ है।
और फिर हमने कोई वायर का डायमीटर मेजर करना है, तो तब का डायग्राम देखा। हाँ, तो यहाँ पे 0 दिख रहा है ना मेन स्केल का। अगर मेन स्केल का 0 दिख रहा है मतलब पॉजिटिव 0 एरर है। फिर जब हम लोग वायर का डायमीटर ले रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ स्केल दिख रहा है। मेन स्केल पे उस टाइम पे हमें दिख रहे हैं कितने डिवीजन दिख रहे हैं, 5 6 7 7 डिवीजन दिख रहे हैं ना। ना 7 डिवीजन ऐसे दिख रहे हैं, और इसके सामने जो डिवीजन दिख रहा है वो है 69 68 67। हाँ, और इस रेफरेंस लाइन के सामने जो डिवीजन है वो हमें ऐसे दिया हुआ है 68 69 70 वाला डिवीजन दिखाया है, और 65 है, तो हम काउंट कर लेंगे ये 67 है। तो अब इस बेसिस पे हमें बताना है कि जो वायर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं उसकी डायमीटर कितनी है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे भाई 0 एरर है यहाँ पर। 0 एरर कितना आ जाएगा, अभी मेन स्केल रीडिंग कितनी है 0, और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 4 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, लीस्ट काउंट बताना चाहिए था, बताया नहीं है ना। नहीं बताया तो हम लोग वही मान लेंगे 0.01 mm है ना, बताया जाता है वैसे, ऐसे करते नहीं है। तो लीस्ट काउंट 0.01 mm, तो 0 एरर आ गया 0.04 mm। फिर अब हम लोग पहले एक्सपेरिमेंटल रीडिंग निकालेंगे, वो कितनी होगी। सर्कुलर स्केल रीडिंग वो कितने डिवीजन यहाँ पे दिख रहे हैं, 7 दिख रहे थे ना। तो 7 इंटू MSD, MSD यहाँ पे 1 mm का बना है ना, ये 1 mm वाले डिवीजन दिए हुए हैं। फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, 67 वाला डिवीजन इसके सामने है, इंटू लीस्ट काउंट। वन टू थ्री, हाँ हाँ 3 आएगा, 3 3 0 1 2 3 नंबर है ना, हाँ तो ये 3 आएगा। तो ये आ गया 7.67 mm हमारी ये रीडिंग आई, और एरर है वहां पे। तो हमारी जो फाइनल रीडिंग होगी, फाइनल रीडिंग वो कितनी होगी। फाइनल रीडिंग के लिए हमेशा 0 एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हो जाएगा 7.64 mm। ठीक है, सभी को समझ आया क्या 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 हुआ है। 0 एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के रेफरेंस लाइन के सामने है तो सर्कुलर स्केल रीडिंग 0 हो जाएगी। नहीं, ये रेफरेंस लाइन के सामने देखना होता है ना कि कौन सा डिवीजन है सर्कुलर स्केल का। मेन स्केल का 1 mm नहीं देखना है तुम्हें, मेन स्केल का कितने डिवीजन खाली दिख रहे हैं तुम्हें वो ले लो, वो मेन स्केल रीडिंग है। सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन के सामने है वो सर्कुलर स्केल रीडिंग है। ये लीस्ट काउंट यहाँ पे दिया होना चाहिए था सिद्धेश, नहीं दिया है तो हमने खुद से 0.01 mm ले लिया है ना। लीस्ट काउंट दिया होना चाहिए। ये मान लो कि इसमें नहीं दिया था, बट दिया होना चाहिए। अब अगला वाला ट्राई कर लो ऐसे ही। फाइंड करना हो तो अभी क्या सिखाया था, लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करोगे। पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल।
और पिच मतलब मेन स्केल डिवीजन। इलस्ट्रेशन 28 देखो सभी, इलस्ट्रेशन 28 में देखो मेन स्केल का 0 नहीं दिख रहा है, वो अंदर चला गया है ना, वो फिगर में तो दिखाने के लिए। हाँ वही क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो इसमें क्या बोला गया है कि जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं तो मेन स्केल का 0 नहीं दिख रहा है, और रेफरेंस लाइन के सामने यहाँ पे क्या दिख रहा है, 93 वाला डिवीजन सामने आ रहा है ना। यहाँ पे 93 नंबर वाला डिवीजन सामने आ रहा है। नाइन्टी से आगे काउंट करो, 90 के आगे देखो कितने हैं, 91 92 ऐसे करके देखो। एक बार मैं और चेक कर लूं। हाँ ठीक है, 93 वाला ऊपर वाला डायग्राम देखना है ना। और अभी मेन स्केल का 0 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 एरर है ना। और कौन सा 0 एरर है, निगेटिव वाला 0 एरर है। तो हम देखो कैसे निकालेंगे 0 एरर। 0 एरर के लिए -1 इंटू मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन mm में दिया है, अगले वाले फिगर में मेन स्केल डिवीजन mm में दिया है, तो ये 1 mm लिख देंगे, प्लस 93 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट फिर से वही मानेंगे, 0.01 है। लीस्ट काउंट इन दोनों में दिया नहीं है ना, 0.01 mm ले लो। दिया रहता है यहाँ क्वेश्चन में, मान लिया गया है कि वो ऊपर जो थ्योरी में बताया गया वही यूज कर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस में 0.93 mm। तो ये आ जाएगा, एक मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा -0.07 mm। फिर जब रीडिंग लेने को हुआ तो वहां पे क्या डायग्राम दिख रहा है, रीडिंग लेने के टाइम पे ये डायग्राम दिया हुआ है। इस बार कौन सा डिवीजन सामने आया है, 95 वाला। अगले डायग्राम में 95 वाला सामने है ना। और इस पे कितने डिवीजन सामने दिख रहे हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7 दिख रहे हैं ना इस पे। ऐसे 7 डिवीजन दिख रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे रीडिंग ले लेते हैं। जब हमने एक्सपेरिमेंटली रीडिंग निकाली तो वो कितनी आ रही है, 7 इंटू MSD। MSD 1 mm का दिया हुआ है, डायग्राम में mm में स्केल बना हुआ है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 95 इंटू 0.01 लीस्ट काउंट। तो ये आ जाएगा 7.95 mm। फिर हम क्या करेंगे, ट्रू रीडिंग निकालने के लिए, फाइनल रीडिंग निकालने के लिए 0 एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा ना साइन के साथ में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी फाइनल रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, एकदम इजी है, सबको समझ आ गया होगा क्या करना रहता है इसमें। तो अब देखो ये यूनिट डायमेंशन और एरर एनालिसिस वाला मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना है। इस चैप्टर से नॉर्मली एक क्वेश्चन तो रहता ही है एग्जाम में।
मोस्ट प्रोबेबली स्क्रू गेज या फिर वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चन आता है, और उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली स्क्रू गेज से क्वेश्चन आता है। स्क्रू गेज को स्फेरोमीटर भी बोलते हैं ना। स्क्रू गेज का नाम जो रहता है, एक और नाम रहता है स्फेरोमीटर। या फिर माइक्रोमीटर भी बोलते हैं इसको। अभी अपना मॉड्यूल का डिस्कशन, सर्कुलर का एक्सरसाइज 2 बाकी है ना, और फ्रिक्शन का भी एक्सरसाइज 2 बाकी है। नेक्स्ट अब वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इस वीक में बताओ, एक डाउट सेशन रख लेते हैं, उसमें कौन सा किया जाए? फ्रिक्शन का एक्सरसाइज 2 करें या सर्कुलर का एक्सरसाइज 2 करें पहले? टेस्ट तो वैसे भी भावेश इस चैप्टर में डाउट डिस्कस नहीं भी करूंगा ना, तो भी टेस्ट दे लेगा। इस चैप्टर में उतनी कोई दिक्कत नहीं है उस चीज की। ये चैप्टर आसान होता है, तो टेस्ट तो तू कर लेगा। देखो एक चीज ये है कि डाउट डिस्कशन में एक्सरसाइज 2 और 3 में केवल उन्हीं लोगों को अटेंड करना है जिन्होंने ट्राई किया है ना। ये नहीं कि आपने हर एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, इस चक्कर में फिर हो नहीं पाता है ना। ज्यादा डाउट पूछोगे, एक एक क्वेश्चन तो नहीं होगा। करके आओ, जो डाउट है केवल वो पूछो। आपको मॉड्यूल का सलूशन भी दिया हुआ है। मॉड्यूल का एक्सरसाइज 2 हुआ था क्या सर्कुलर का? अच्छा, हाँ हाँ, कर तो लिया था अपन ने, हाँ हाँ हाँ, हो गया। तो फ्रिक्शन का बचा है ना, फ्रिक्शन का बचा है। तो फ्रिक्शन का कर देंगे फिर एक्सरसाइज 2। हाँ, मुझे भी याद नहीं था। तो इस वीक में अ, कल कल रखते हैं ना फिर। कल शाम को फिर फ्रिक्शन का एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर लेते हैं। एनएलएम का भी 2 बाकी है। तो पहले एनएलएम का ही 2 करते हैं ना फिर तो। फिर एनएलएम का ही 2 पहले करते हैं। एनएलएम का 2 करेंगे अगर टाइम रहेगा तो उसी में। कल बीजीएम सर का 4:30 पे खत्म होगा। अपन 5:30 से लगाएंगे ना, 1 घंटा ब्रेक ले लेना, 5:30 से डाउट सेशन। काइनेमेटिक्स का भी 2 बाकी है। काइनेमेटिक्स का हो गया होगा यार 2। काइनेमेटिक्स का 2 हो गया मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत बचा है। ठीक है, वो फिर बाद में कर लेंगे। कल तो पहले एनएलएम का कर लेते हैं, और अगर टाइम मिलेगा तो फ्रिक्शन भी थोड़ा कर लेंगे। हाँ, पहले फ्रिक्शन और एलएलएम कर लेते हैं। मैथ का टेस्ट का टॉपिक चेंज हो गया। तुम लोगों ने ट्रिगो ही तो बोला था ना। मैथ में तुम लोगों ने ट्रिगो ही बोला था ना, क्या बोला था? अच्छा, पीएनसी बोला था क्या? अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं चेंज कराता हूँ। मेरे को ट्रिगो याद था, मैंने ट्रिगो लिख दिया। ओके, ट्रिगो ही आया होगा ना नोटिस में तो। ठीक है, मैं वो चेंज करा दूंगा, पीएनसी करा दूंगा।
तो अभी बताओ, अभी नया चैप्टर शुरू किया जाए? अच्छा, एक डाउट है तेरा, वो बता कौन सा है तेरा डाउट? अभी 1 घंटे का टाइम बचा हुआ है अपने पास। तो अपन वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट कर देंगे ना। सर्कुलर मोशन का भी थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है जो वर्क पावर में पढ़ाया जाता है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो वो भी करेंगे वर्क पावर में हम लोग। 6 वाला देखो भाई, इसमें डाउट देख लो एक, इंटेक्स एक्सरसाइज 3। भावेश, जब लास्ट में यूनिट लिखी होगी तो पकड़ने हैं, जब यूनिट नहीं लिखी है तो नहीं पकड़ने हैं, वो लिखा तो दिया था। अगर मान लो ऐसे लिखा है 500 ग्राम तो पकड़ना है, केवल ऐसे लिखा है 500 तो नहीं पकड़ना है, यूनिट नहीं लिखा है तो नहीं पकड़ना है। यूनिट लिखा है मतलब आपने मेजर करके निकाला हुआ है और उसके हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है। डेसिमल आ गया ना, तो इसमें 3 और 5 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें सब पकड़ने हैं, 5 हैं। चलो अब ये डाउट देख लो। भावेश, ये चमत्कार है, ऐसा ही करते हैं। तो यार रूल पढ़ लेना भाई, कोई अपन चमत्कार का काम थोड़ी करेंगे, जो रूल होता है वही फॉलो कर रहे हैं। देख रूल क्या था। नहीं, वो तो यूनिट के साथ ही लिखना है, बिना यूनिट के लिखा होगा तो नहीं बताएंगे। वो यूनिट के साथ ही लिखा होगा। अगर आप मेजर करके लिख रहे होगे तो यूनिट के साथ ही लिखोगे ना। बिना यूनिट के कैसे दे दिया? ऐसा आया है क्वेश्चन कहीं? तूने खुद से बनाया तो नहीं चलेगा भाई, कहीं क्वेश्चन आया है ऐसा? मैंने पहले भी बोला था कि ये सब एक्सपेरिमेंट के टाइम पे करते हैं ऐसा ना। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 19 18, एक मिनट में चेक करता हूँ। यार देना चाहिए यूनिट, बिना यूनिट के ऐसे पूछने का सेंस नहीं है ना, बिना यूनिट के देने का सेंस नहीं है। हालांकि रूल के हिसाब से हम अपना कर देंगे। एक मिनट पहले, अगर हम रूल के हिसाब से करें 2.200.40, तो हमारा ये दो नॉन सिग्निफिक ये सिग्निफिकेंट फिगर है ना, नॉन जीरो डिजिट 2 और 4, उनके बीच का जीरो काउंट करेंगे। डेसिमल आया हुआ है तो ट्रेलिंग जीरो भी काउंट करेंगे ना, डेसिमल आ गया तो ट्रेलिंग जीरो भी काउंट करेंगे, तो उस हिसाब से बता देंगे। डेसिमल आया हुआ है ना, डेसिमल जब आता है तो ट्रेलिंग काउंट करते हैं। यूनिट वाला पार्ट मैंने किस में बताया था? नॉन डेसिमल में बताया था, जहां पे यूनिट, नॉन डेसिमल में, जहां डेसिमल नहीं है उसमें यूनिट नहीं लिखा होगा तब ऐसा करते हैं। इसका आंसर देखो कितना दिया 18 का, 5 ही दिया है ना। हाँ, मैंने जो यूनिट वाला बताया था वो जहां डेसिमल नहीं है वहां के लिए बताया था, डेसिमल वाले में तो काउंट करना ही रहता है। एक का रूल दूसरे में मत रिलेट कर दो। अब ये सिद्धेश का, अबे भावेश कंफ्यूजिंग नहीं है, तुमने नॉन डेसिमल वाले का रूल डेसिमल में लगाया इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हुई ना।
इधर का उधर रूल मत करो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, जो रूल जहां पड़ा वहां पे करो। श्रेयस रूल पढ़ो अच्छे से, रूल फॉलो करो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ध्यान रखो कि ये जो रूल है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के लिए हैं, आप खुद से कुछ भी वैल्यू लिख के मत उसमें सिग्निफिकेंट फिगर खोजो। कौन से रूल में कंफ्यूजन है बता, मैं ये एक 6 करा लूं फिर तेरे रूल का कंफ्यूजन देखता हूं। देखो हमें 6 में MSD दिया है, मेन स्केल डिवीजन दिया है 0.5 mm, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, और बोल दिया गया है कि 9 MSD बराबर है 10 VSD। वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है, तो यहाँ लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, MSD ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये लीस्ट काउंट हो गया यहाँ का। पहले ये 6 कर लेते हैं, ये देखो सभी, फिर इट इज ऑब्जर्व दैट 78th डिवीजन ऑफ मेन स्केल coincide with the 6th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, फाइंड द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। फिर देखो हमें बोला गया है इट इज ऑब्जर्व दैट 78th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल डिवीजन का भी हमें नंबर बता दिया गया, coincides with 6th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके जब 6 डिवीजन बनाओगे तो इसके 6 कहां तक आ जाएंगे, इसके 6 तो इसके 6 कहां तक आ जाएंगे, यहां तक 72 तक। ये बात समझ आ रही है। अगर आप इस ऊपर वाले के 6 डिवीजन दिखाओगे तो वो यहां तक आ जाएगा ना, क्योंकि ऊपर वाले का डिवीजन बड़ा होगा ना। यहां तक तो दोनों एक लाइन में, इधर से 6 डिवीजन जाओ, इधर से 6 डिवीजन जाओ, तो ये आगे निकल जाएगा 72। तो मतलब मेन स्केल रीडिंग कितनी लोगे, 72 लोगे ना, और सर और वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी लोगे, 6। तो वैल्यू बता दो यहाँ पे ना, रीडिंग कितनी आ जाएगी, 72 इंटू MSD प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 6 इंटू लीस्ट काउंट। तो ये आ गया हमारा 36.3 mm। आपको आंसर सेंटीमीटर में बताना है, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, समझ आया क्या। अब रूल बताओ भाई, किसको कंफ्यूजन है रूल में, कौन से रूल में कंफ्यूजन है। यार श्रेयस मैंने तुमको बोल दिया कि भाई ये रूल है, आपको फॉलो करना है। रूल क्या है कि अगर आपको केवल 3400 लिखा है, यूनिट नहीं लिखी है, डेसिमल नहीं लगाया है, डेसिमल नहीं लगाया तो ट्रेलिंग जीरो को कब काउंट करोगे, कब नहीं, अगर यूनिट लगाया तो काउंट करना है, यूनिट नहीं लगाया तो नहीं करोगे। केवल 3400 लगाया, यूनिट नहीं लिखी है तो 2 हो गए। लेकिन अगर 3400 ग्राम है तो यूनिट लिखी हुई है, तो अब इसको काउंट करना है, 4 हो गए। जो लिखा हुआ है रूल है वो बस फॉलो करो, इसमें क्यों दिमाग लगाना ज्यादा। ये एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कुछ रूल्स बनाए गए हैं, आपको फॉलो करना है बस। इंटेक्स एक्सरसाइज 2, एक मिनट, 2 के फर्स्ट में। अब इसमें देखो बोला गया कि इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल लगा हुआ है। तुम लोग आज लग रहा है मुझे पढ़ाने नहीं दोगे नेक्स्ट चैप्टर।
रूल कहाँ कॉन्ट्राडिक्ट किए यार श्रेयस? ये रूल तब के लिए जब यूनिट नहीं लिखी हो, ये रूल तब के लिए जब यूनिट लिखी हुई हो। डेसिमल वाला तब है जब डेसिमल लगाओ। कौन सा रूल ने कॉन्ट्राडिक्ट किया? तू खुद ही कंफ्यूज कर रहा है खुद को। हर रूल अपने में अलग अलग है ना, कोई रूल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तूने खुद से वो उनको रिलेट करने का ट्राई कर रहा है और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। देखो इसमें क्या है, 0.80760। डेसिमल जब लगा होगा तो रूल क्या रहता है, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है। और ये 1 से कम है, 1 से कम रहता है तो डेसिमल के लेफ्ट और राइट वाले नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हुए। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं ना इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का। फिर है 0.80200, फिर से 1 से कम है तो डेसिमल के लेफ्ट और राइट वाले नॉन सिग्निफिकेंट, तो ये नहीं काउंट करेंगे, ये सब काउंट करेंगे। बी बता तो दिया, ये बी वाला। डेसिमल लगा है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं ना। इसमें कितने हो जाएंगे, ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है तो इसमें 4 हो जाएंगे। एक्यूरेसी और प्रेसिजन वो भी समझाया था यार। अबे ध्रुविल, तुम लोग जानबूझ के कंफ्यूज हो रहे हो। कितनी बार मैंने समझाया कि मान लो आपने वर्नियर स्क्रू गेज से कोई रीडिंग ली ना, स्क्रू गेज से कोई रीडिंग ली, एक ये रॉड था, इसकी लेंथ मेजर की, मान लो इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर की। स्क्रू गेज ने इसकी लेंथ मेजर करके बताई 10.527 सेंटीमीटर में, तो उसने प्रिसीजन ज्यादा बताया। लेकिन हो सकता है कोई आपने इस वर्नियर कैलिपर से मेजर किया, उसने आपको बताया 10.15 सेंटीमीटर, तो ये कम प्रिसाइज रीडिंग है, लेकिन ज्यादा क्लोज है ना एक्चुअल वैल्यू के, तो ज्यादा एक्यूरेट ये है। एक्चुअल वैल्यू के जो क्लोज होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा ना। डेसिमल में ज्यादा डिजिट तक जो दे रहा है वो ज्यादा प्रिसाइज है। ज्यादा प्रिसीजन का मतलब ये नहीं कि ज्यादा एक्यूरेट। अगर कोई ने मान लो रीडिंग दी 10.125, तो ये क्या है, ज्यादा क्लोज भी है ज्यादा प्रिसाइज भी है, मोर एक्यूरेट मोर प्रिसाइज। ये लेस एक्यूरेट मोर प्रिसाइज, ये मोर एक्यूरेट लेस प्रिसाइज। इन टेक्स्ट 2 का 8, इन टेक्स्ट 2 का 8 देख लो भाई। इन टेक्स्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट वैल्यूज ऑफ टू रेसिस्टेंस आर मेजर्ड। दो रेसिस्टेंस दिए हैं। अब आज तो लग नहीं रहा शुरू होगा, अब यही सब डाउट बता के ही छोड़ दूंगा अब। R1 दिया है, R2 दिया है, ये दो रेसिस्टेंस दिए हैं और इनको पैरेलल में लगाया गया है। पैरेलल में लगाया गया है तो अब हमें इसमें एरर निकालना है, तो 1/R इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। हाँ सेम क्वेश्चन किया हुआ है हम लोगों ने क्लास में यार। R1 R2 दिया हुआ है, तो अब R1 लिखो R2 लिखो तो R आ जाएगा।
न्यू टॉपिक वर्क पावर एनर्जी है, बस थोड़ा बहुत आपको फोर्स वगैरह पता होना चाहिए, रिजॉल्व करना आना चाहिए बस, और हो जाएगा। तो ऐसे करके आर निकल जाएगा। आर की वैल्यू आ गई। फिर अब हमें इसमें बताना है कितने का एरर है। तो एरर के लिए क्या करोगे, एरर के लिए हम लोग क्या करते थे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते थे ना। तो ये आ जाता था डी आर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू डी आर वन बाई आर वन स्क्वायर प्लस डी आर टू बाई आर टू स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएशन नहीं बता रहा हूँ ना, ये सब पहले कराया हुआ है, दोबारा बता रहा हूँ, यही बड़ी बात है ना। अब ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो भी डिफ्रेंशिएट करके बताऊं। इसकी वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू कितनी है 10/3, डी आर वन मतलब आर वन में एरर, आर वन में एरर कितना है 0.2 अपॉन में 5, आर वन की वैल्यू कितनी है 5, डी आर टू 0.1 अपॉन में आर टू की वैल्यू 10। अब इसको इधर ले आओ, सॉल्व करो तो डी आर आ जाएगा। डी आर आ गया, आर पता है तो परसेंटेज एरर पूछा है तो डी आर बाई आर इंटू 100 कर दो, परसेंटेज एरर आ जाएगा। नहीं आ रहा है ऐसे, एक मिनट में सॉल्व कर देता हूं। किसी ने किया है क्या, किसी का आया है ये सॉल्व किया किसी ने? 3% आया। 3% किया है, और इसमें 3 तो कोई है ही नहीं ऑप्शन में। परसेंटेज नहीं आया। देखो इसमें हम लोग डी आर अपॉन में 10/3 को, एक 10/3 को यही रहने देते हैं, एक 10/3 को उधर कर देते हैं, तो ये डी आर बाई आर की वैल्यू आ जाएगी यहां से ना। फिर इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। 100 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10/3, ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 0.2 इंटू 4 0.8 प्लस 0.1, तो ये आ जा रहा है 10/3 इंटू 0.9, तो 3% का। देखो ये अगर यहाँ पे आंसर मैच नहीं किया तो इसका मतलब इन्होंने रॉन्ग सॉल्व किया है। इन्होंने देखो कैसे सॉल्व किया होगा वो बताता हूँ मैं। ये पहले सबको समझ आ गया। इन्होंने देखो ऐसे किया होगा, ये परसेंटेज एरर था ना, तो हमने डी आर बाई आर निकाला, आर 10/3 था ना, ये डी आर बाई आर लिखा इंटू 100। हाँ ये फॉर्मूले से किया होगा इन लोगों ने, इन लोगों ने देखो ऐसे किया होगा। ये जो कोई 11th वाला भी उसी टाइप का है ना, 11th में देखो वो डी ऑप्शन जो है यही लगाया होगा इन्होंने, वो सही नहीं होता है ऐसे करना। एग्जाम में ये डिफरेंशिएशन वाला ही मेथड करते हैं। जब भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा कुछ और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलता है तो आपको डिफरेंशिएशन लगाना रहता है। ये ये केवल इसमें अभी एक्चुअली मॉड्यूल न्यू है ना, तो ये करेक्शन मैं करा दूंगा इसमें। नहीं 11th वाले में ये गलत दिया हुआ है, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, आपको डिफ्रेंशिएट करके ही करना रहता है इस टाइप के सम। फिर भी मैं एक बार कोई और देखता हूँ इस पे थ्योरी पे, मतलब इतने दिनों से मैं करा रहा हूँ कभी भी मतलब ऐसे आंसर नहीं आया है।
डिफरेंशिएट करके ही निकालना पड़ता है। नहीं 11th में तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा जिस हिसाब से दिया हुआ है उसमें। देखो यहाँ पे आप पहले इसको ऐसे लिख लोगे, R1 R2 जो इन्होंने किया होगा, इन्होंने ऐसे लिख दिया होगा, फिर इसको प्रोडक्ट रूल से किया होगा R1 R2 और 1/R1 R2, तो ये लगा दिया होगा R1 डेल्टा R बाई R इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 प्लस डेल्टा ऑफ R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो इसको ऐसे लिख दिया डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 प्लस डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस डेल्टा R2 अपॉन, ये लगा दिया है। ये एग्जाम में ऐसा एक सम था, तुम लोगों ने क्या कैसे किया उसको? छोड़ दिया? अच्छा, तो उसमें ऑप्शन कैसे मैच कराया था? अब इस पे मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। जहां तक मुझे पता है ये तरीका सही नहीं होता है, फिर भी मैं एक बार और इस पे सोच लेता हूँ, कुछ और भी रेफरेंस देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ ना। तो ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बार और डिस्कस करते हैं ना। डिफरेंशिएशन ही सही तरीका होता है, फिर भी मैं एक बार और देख लूंगा इसको। 2.1 इंटू 10⁻³ देखो सिग्निफिकेंट फिगर में ये सब में जो लिखा होता है इसमें नंबर नहीं देखते ना, इस पार्ट को देखते हैं। तो इस पार्ट को देखोगे तो 2 बोलोगे। एक्सरसाइज 1 का 21। हाँ करो करो सर आएगा। हाँ सर, आपने बोला था कि हम डिफरेंशिएट करेंगे जब हाँ एरर ज्यादा हो। नहीं, जब एरर कम हो, डिफरेंशिएशन में डी आर आता है ना, डी आर मतलब बहुत छोटी सी चेंज। अच्छा। छोटा चेंज तो तभी हो सकता है ना जब एरर कम हो। हाँ, और इधर 4% ऑलमोस्ट एरर है, 4% या 1%, तो ये भी कम ही हुआ ना। हाँ वही तो, 4% 1% तो कमी में काउंट करेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, समझा फिर। ठीक। एक्सरसाइज 1 का 21। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट? देखो जब आपको सारी वैल्यू सेम दी हुई है ना, तो फिर आपको बस इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देख के बताना है ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है। ध्रुविल, जब कहीं पे देखो सारी वैल्यू सेम है ना, अब बस आपको क्या देखना है, जिसमें ज्यादा प्रिसाइज प्रिसाइज रीडिंग होगी वही ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर सी ऑप्शन में है। एक्सरसाइज 1, अलग अलग देंगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू तो बताएंगे ना कि कौन सी वैल्यू किसे एक्यूरेसी देख रहे हो। जिन्होंने एक्चुअल वैल्यू नहीं बताई सब सेम है, तो हम समझ गए कि भाई वही रहा होगा एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब आगे नहीं करूँ ना। और बताओ, कुछ पेपर वगैरह के डाउट तब तक कर लेते हैं, अब अगले क्लास में शुरू करते हैं वर्क पावर।
पेपर से रिलेटेड कुछ और डाउट है तो बताओ, वो कर लेते हैं डिस्कस। इन टेक्स्ट 2 का 10, इन टेक्स्ट 2 का 10 देख लो। एक चीज देखो, 8th में हम लोग और कर सकते हैं। 8th देखो हम लोग ऐसे सॉल्व करके समझ सकते हैं कि कौन सा पॉसिबल एरर सबसे बेटर होगा। देखो हमने जैसे R1 दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.2, R2 दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.1, तो R तो हमने निकाल लिया 10/3 है। अब एरर हमें निकालना है, तो एरर के लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि R की वैल्यू और क्या क्या आ सकती है। अगर हम R1 को ले लें 5 प्लस 0.2, मतलब हम उसको R1 को ले सकते हैं 5.2, या फिर हम ले सकते हैं 9.4.8। R1 की ये दो वैल्यू पॉसिबल है, R2 की भी दो वैल्यू पॉसिबल है, 10.1 और 9.9। अब आप एक बार ये दोनों वैल्यू लेके R निकालो, एक बार ये दो वैल्यू लेके R निकालो, एक बार इससे R निकालो, और ऐसे करके मैक्सिमम पॉसिबल एरर देखो। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर वही आएगा जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करके निकाला हुआ है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर R1 की ये दो वैल्यू पॉसिबल है, R2 की दो वैल्यू पॉसिबल है, तो R के क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होंगे। जब R1 5.2 है और R2 10.1 है, इन दो को लेके सॉल्व करो, या फिर R1 5.2 है और R2 9.9 है, पॉसिबिलिटी की बात चल रही है। ऐसे चार पेयर बन सकते हैं ना R निकालने के लिए। इन चार पेयर में R निकालो, फिर उसका डिफरेंस लो इस R के साथ, जो सबसे ज्यादा वाला एरर है वो लो, तो वो 3% के करीब आना चाहिए। नहीं नहीं, ये अभी मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि कौन सा मेथड सही है, ये हम कैसे चेक करें। हम लोग अभी समझने के लिए देख रहे हैं कि कौन सा मेथड सही है। अब ये कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो या तो आप R1 बाई चांस ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, R2 बाई चांस या तो ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, और फिर R निकालोगे तो R की चार वैल्यू आएंगी और आनी ये चाहिए। तो आप उसमें देखो कौन से में सबसे ज्यादा एरर है, और वो एरर रिलेट करो डेल्टा R बाई R से कि कौन सा आ रहा है। तो अब ये थोड़ा कैलकुलेशन है, अब मैं ये आराम से करूंगा एक बार, सब करके फिर बताता हूँ ना कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्लास में अब कर दूंगा डिस्कस ना, क्योंकि मुझे को थोड़ा अब ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टाइम जाएगा उसमें। 10th बता दूं इसको, सिद्धेश को 10 देख लो पहले। इन सिंपल पेंडुलम, इसी इंटेक्स 2 का 10 देख रहे हैं ना। इन द सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, स्टूडेंट मेक्स एन एरर ऑफ 1% in the measurement of a length of pendulum, and error of 3% in measurement of the time period. Maximum percentage error in the computed value of g। तो g में कितने का एरर आएगा। हमें देखो दी t इक्वल टू दिया है 2 पाई अंडर रूट l/g। तो g इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर l/g। तो g इक्वल टू लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर l/t स्क्वायर। ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा g/g इक्वल टू डेल्टा l/l प्लस 2 डेल्टा t/t। डाल दो इन सब की वैल्यू। l में कितने परसेंट का एरर है, 1% का,
और टी में कितने परसेंट का एरर है? 3% का। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 7% का। ठीक है, समझ आया सिद्धेश? यार अब तुम लोग, हाँ सही बात है, अब तुम लोग पहले सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद अब डाउट लेंगे ना। डाउट वाले दिन अब ये सब देखेंगे, तब तक सोचो तुम लोग कैसे करना है। और फिर अब आधा घंटा बचा हुआ है एक्सरसाइज 1 का 1। एक्सरसाइज 1 में देखो, हमें फंडामेंटल जो हम क्वांटिटी डिफाइन करते हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ना, आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो लेंथ, मास और वेलोसिटी करोगे, वेलोसिटी में क्या आएगा? लेंथ का टर्म आ जाएगा ना, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ टाइम वेलोसिटी भी नहीं हो सकता। और कैन नॉट इंटर, अच्छा ये सिंगल करेक्ट होगा ना, मास टाइम वेलोसिटी, लेंथ टाइम मास। भावेश ये बनाने की बात चल रही है कि हम अगर नए फंडामेंटल डिफाइन करें तो किसको किसको हम नहीं ले सकते हैं। हम इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटी होती है उनको ही फंडामेंटल में लेते हैं, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा ऑप्शन, ये सिंगल करेक्ट है ना ये, तो सिंगल करेक्ट के हिसाब से लेंथ, मास और वेलोसिटी तो आ जाएगी, क्योंकि उसमें मास कवर हो गया। ये बी ऑप्शन नहीं हो पाएगा ना, लेंथ टाइम और वेलोसिटी, क्योंकि मास इसमें आ ही नहीं पा रहा है। लेंथ और टाइम और वेलोसिटी उसी का रेशियो है, तो बी वाला ऑप्शन जो है वही होगा इसमें। अब बस डाउट खत्म अब आज का। अब यार न्यू चैप्टर तो न्यू डे से ही शुरू करते हैं, इंट्रो वगैरह भी दे के क्या फायदा अगर पढ़ाएंगे नहीं तो। नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इंट्रो, इंट्रो में कितना ही टाइम लगेगा, 2 मिनट 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। फिर हम लोगों को चैप्टर स्टार्ट करना रहेगा, तो अब नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का वर्क पावर एनर्जी होगा। सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट अभी यहाँ पे पढ़ना है ना, उधर नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी का यूज होना था उसमें, तो इसलिए अब पढ़ेंगे हम लोग उसको। ठीक है फिर, आज यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। हाँ ठीक है बच्चों, बाय बाय।